हेलो एवरीवन। राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपी विश्व विरासत के द्वारा जब देखेंगे कि यूनेस्को के द्वारा जब देखेंगे कि एमपी के 6 विरासत स्थलों को क्या कर दिया गया, अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। तो उनका नाम देखेंगे या उनका डिटेल देखेंगे। जैसे दार्शनिक स्थल है जितने भी, तो एक तो ग्वालियर का किला, धमनार का ऐतिहासिक समूह हो जाएगा। थर्ड नंबर में हो जाएगा भोजेश्वर महादेव मंदिर प्लस भोजपुर। और फोर्थ नंबर में हो जाएगा चंबल घाटी का जो रॉक सेल्ट रहेगा। और फिफ्थ नंबर में हो जाएगा खूनी भंडारा बुरहानपुर में। और सिक्स नंबर में हो जाएगा रामनगर और मंडला के जितने भी गोंड राजवंशों से संबंधित है, तो गोंड राजवंशों के जितने भी स्मारक थे उनको शामिल कर लिया गया। अब इसमें जब शामिल करने के लिए तो जैसे यूनेस्को हो गया, तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है, इसका हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस में स्थित है। पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब यूनेस्को के द्वारा जब साइट में जारी किया जाता है तो इसके लिए इसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी शामिल की जाती हैं। जैसे एक टेंजिबल, इंटेंजिबल, नेचुरल, और वो आप लोग जब देखेंगे ये रहेंगी स्थायी सूची में। तो एमपी के स्थायी सूची में शामिल 3 शहर हैं, जबकि अस्थायी सूची में शामिल 6 ये हैं। और पहले एक थे, जैसे क्रिएटिव सिटी में किसको शामिल किया गया, तो शामिल किया गया था ग्वालियर को। तो अगला आर्टिकल देखें। ये जैसे पहला वाला है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर लिया गया है। यूनेस्को के द्वारा जब देखेंगे तो एक अलग से इसके द्वारा क्या किया गया है, एमपी में जितने भी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में जब देखेंगे तो काम कर रहा है यूनेस्को के द्वारा। और दूसरी बात इसमें है, यूनेस्को के साथ साथ इंडिया में और इंडिया के अंडर में जब देखेंगे तो इंडिया के अंदर जितने भी एमपी गवर्नमेंट है, एमपी गवर्नमेंट के जितने भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें काम कर रहा है विश्व बैंक। और उसी के साथ में कौन करेगा? यूनेस्को। जब यूनेस्को का जो फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहला वाला है चंबल नदी घाटी। चंबल नदी वैली में इसको शामिल कर लिया गया है। तो जैसे चंबल नदी घाटी में जो उदाहरण मिलते हैं, तो चंबल नदी का इमेज है। तो चंबल नदी के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया गया? तो जैसे चंबल नदी के प्रवाही अपवाह क्षेत्र को जो इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि जो चंबल नदी का एक तो इसमें शामिल हो जाने से इसमें प्रॉफिट ये होता कि जितने भी ये शहर है, स्थल है, इनको विकास करने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे। और इनका फाइनेंस कौन प्रोवाइड करेगा? तो इनका रिस्पॉन्स करेगा कौन करेगा? इसमें करेगा यूनेस्को के द्वारा इसको भुगतान किया जाता है। तो जितने ये स्थल होंगे, ये धार्मिक स्थल हों या प्राकृतिक स्थल, इन सभी का टूरिज्म के रूप में विकास होगा। तो उसके लिए जैसे ये रहता है कि रिसोर्ट जो चलता है, रिसोर्ट, होटल और मोटेल ये रहता है, तो इसमें रिसोर्ट को इसमें बढ़ावा देगा। तो चंबल नदी घाटी हो गई, चंबल नदी बेसिन मध्य भारत में शामिल हो गई। अब इसमें जैसे यहाँ जब इसके कौन कौन से जैसे एविडेंस मिलते हैं, तो एक शिकार प्रथाओं के बारे में मिलते हैं। दूसरा जैसे यहाँ से मानव के दैनिक जीवन की गतिविधियों का प्रभाव जानकारी मिलती। तो तीसरा यहाँ जैसे कल्चर के इफेक्ट जितना भी रहा, तो कल्चर रिलेक्स जितने रहते तो कल्चरल रिलेक्स मिलते हैं यहाँ से। और दूसरा स्थल है उसका नाम है धमनार ऐतिहासिक समूह। तो धमनार किस जिला में है? तो यह है मंदसौर जिला में। मंदसौर जो धमनार है, तो धमनार एक स्थानीय गांव है। यहाँ जो केव है, केव की संख्या कितनी है? तो कितनी उनकी संख्या है 51। और इसका समय कब से? इनका समय है 7वीं शताब्दी में। जबकि ये इन जो गुफाएं हैं, गुफाओं के विकास के उद्देश्य से इसको शामिल किया गया है। और इनमें किस धर्म से संबंधित है? इनका संबंध है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के बारे में। और इसमें जैसे इंक्यामान गुफाओं में से कुछ विशेष गुफाएं रहेंगी, तो उनमें से पहली जैसे गुफाएं रहेगी इसमें धमनेर में। पहली जैसे महत्वपूर्ण गुफाएं हो गई, 14 गुफाएं ऐतिहासिक महत्व की हैं। तो उनमें से जैसे पहली हो गई ये है, पहले का नाम जैसे बाड़ा प्रांग
और दूसरी नंबर के जैसे भीमा बाजार, बारी कचेरी। ये क्या है? बारी कचेरी जैसे है कचेरी, तो 20 फीट वर्गाकार का इसका क्षेत्र एरिया है। तो ये किस जिला में है? 7वीं शताब्दी में निर्मित गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। वहीं जब ये चंबल नदी बेसिन, तीसरा इसमें जो स्थल है उसका नाम है भोजपुर। भोजपुर जैसे है तो भोपाल के से जब देखें, भोपाल से 28 किलोमीटर की दूरी पर आप लोग जब देखेंगे तो रायसेन में स्थित है। तो क्या है? भोजेश्वर महादेव मंदिर है। तो इसका निर्माण जब देखेंगे 1000, आप लोग जब देखें 1010 से लेकर 1053 के बीच जो परमार डायनेस्टी रही, परमार डायनेस्टी के अंतर्गत जो भोज रहे, तो भोज का जैसे जब शासनकाल रहता तो 1000 से लेकर 1055 तक चलता, तो भोज को द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। अब दूसरी बात है कि जैसे ये पठारी पहाड़ी वाला इलाका है, यहाँ पर शिव मंदिर को समर्पित है और इसको आप लोग जब देखेंगे तो पूर्व का इसे सोमनाथ की उपाधि दी जाती है। हालांकि वर्तमान में पूरा नहीं है, अधूरा मंदिर है, इसे ऊपर से खंडित दिखाई देता है। लेकिन जैसे ये शिवलिंग है, शिवलिंग की जो प्रतिमा है तो विश्व के सबसे बड़ी प्रतिमाओं में से एक है और इसका अधूरा निर्माण के साथ साथ वर्तमान में गवर्नमेंट के द्वारा कुछ यहाँ सुविधाओं का विकास किया गया है। लेकिन जो प्रतिमा तो बहुत बड़ी है इसके मंदिर के अंदर। और ये किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी जैसे इसका प्रवाह होता है, तो बेतवा नदी के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे। चौथी जो अस्थायी सूची में है, इसका स्थल का नाम है जैसे खूनी भंडारा बुरहानपुर में है। जो खूनी भंडारा रहता है, तो जब मुग़ल काल का शासनकाल चलता था तो मुग़लों के द्वारा क्या किया जाता था, तो ये जो यहाँ का स्थानीय शासक हुआ करता था अब्दुल रहीम खान खाना जो बादशाह अकबर रहता, तो उसके नवरत्नों में से एक था अब्दुल रहीम खाना। जब ये बुरहानपुर का स्थानीय रूप से इसको शासक बनाया जाता और भेजा जाता तो बुरहानपुर में आता है। तो बुरहानपुर वर्तमान में भी इतनी वाटर की समस्या है, तो इसीलिए उस समय की जो वाटर की समस्या है, इसीलिए इसका स्थानीय नाम कुंडी भंडारा है। इसका निर्माण 1615 ईस्वी में कराया गया था। और वर्तमान में इसमें क्या था कि जैसे ये वाला एरिया हो गया, तो दूर से गांव से दूर का पानी यहाँ इकट्ठा किया जाता है, खूनी भंडारा। स्थानीय नाम इसका क्या है? कुंडी भंडारा। तो ये क्या है? एक प्रकार का वाटर सप्लाई सिस्टम है खूनी भंडारा। और निर्माण कराया गया था अब्दुल रहीम खाना और बादशाह अकबर के द्वारा नियुक्त एक स्थानीय व्यक्ति हुआ करता था। जैसे जब जल की आर्थिक समस्या को, जल के संकट को समाधान करने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था। ये जैसे है तो ये स्थानीय स्तर की ये क्या है? ये मस्जिद है। अगला जिला जो गोंड मोनूमेंट बने हैं, गोंड मोनूमेंट रामनगर और मंडला दोनों के शामिल है। तो जैसे जो गोंड राजवंश डायनेस्टी हुआ करती थी, गोंड डायनेस्टी के बारे में है कि 1535 के आसपास से इसका सर्वोत्कर्ष विकास दिखाई देता है। तो गोंड डायनेस्टी के अंतर्गत जो गोंड डायनेस्टी रहती तो है, इसके जो शाखाएँ रहती तो 3 रहती। एक तो जैसे खरेला, मंडला, रामगढ़ वाला, और तीसरा देवगढ़ रहता। जो देवगढ़ है तो वर्तमान में कहाँ है? ये छिंदवाड़ा जिले में देवगढ़ का किला है। और जो खरेला है तो खरेला हुआ करता था बैतूल वाले एरिया में, खरेला। तो जब मुग़लों का यहाँ अधिकार हो जाता गोंडों का गढ़ा पर, ये जब देखेंगे तो गोंड राजाओं के द्वारा जैसे जब रहता, तो मंडला जिले के जो रामनगर रहता, तो गोंड राजाओं का क्या हुआ करता था? एक गढ़ हुआ करता था। 1667 में होता कि जो स्थानीय समकालीन गोंड राजवंश के शासक हुआ करते थे, तो राजा हदय शाह के द्वारा क्या किया गया था? अपनी राजधानी को रामनगर बनाया गया था। और रामनगर में जैसे जब बनाते हैं तो जब देखेंगे कि बघेल महल कहाँ स्थित है, तो बघेल महल मंडला जिले में ही स्थित है और 5 मंजिल है। तो 5 मंजिल में से है ये, तो 5 मंजिल तो 2 मंजिल तो 2 पहले दूसरी मंजिल तो ज़मीन में धंसी है, केवल तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल ही दिखाई देती है।
और जो इसकी पत्नी हुआ करती थी राजा हृदय शाह की, तो हुआ करती थी बघेल रानी, इसीलिए बघेल महल और बघेलिन महल दोनों का निर्माण कराया गया था। राजा महल और रानी महल वहीं स्थित है, रामनगर में। फिर यही रामनगर में जैसे जब रहता तो यहीं दुर्गावती रहती, वही फिर दुर्गावती के बाद जब रामनगर में और आगे चल के आएंगे तो यहाँ आ जाएंगे कौन, अवंतीबाई आ जाएगी। अब ये वाला भोजशाला जैसे है, भोजशाला जो मंदिर धार में है, ये विवाद में इसलिए रहा कि भोजशाला जैसे जब मंदिर है तो इसका निर्माण कराया जाता है 1034 में। और ये भी किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, जो समकालीन स्थानीय शासक हुआ करते थे परमार वंश के, परमार डायनेस्टी के, उनका नाम हुआ करता था परमार, मतलब राजा भोज। तो राजा भोज के द्वारा धार में ये जब निर्माण कराया गया था तो ये क्या एक प्रकार का क्या है, शैक्षणिक संस्थान थे, एजुकेशन से संबंधित था, जहाँ जिसे सरस्वती सदन की स्थापना, फिर और आगे चल के जब इसका नाम क्या कर दिया गया, एक विशाल एरिया में इसका निर्माण कराया गया था, ये जैसे जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ क्या किया जाता था, एजुकेशन प्रदान की जाती थी। तो आगे चल के इसका नाम जब ये इनकी मृत्यु हो जाती तो इसका नाम परिवर्तित करके भोजशाला के नाम पर रख दिया जाता है। और 1305 में क्या हो जाता, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी आता, तो परमार वंश के जो समकालीन राजा हुआ करते थे महलक देव, और उनके सेनापति का नाम था गोगा देव। आप लोग जब देखेंगे तो उसको पराजित करके मालवा को क्या करता कि शामिल कर लेता दिल्ली सल्तनत में। फिर जैसे जब यहाँ मालवा राजवंश में जैसे जब रहता तो 1388 के आसपास जब देखेंगे, 1388 में दिल्ली सल्तनत फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान कमज़ोर होने लगती। तो जो स्थानीय अफ़गानिस्तान का एक सूबेदार हुआ करता था तो उसको क्या करते, मालवा का सूबेदार नियुक्त करते। तो आता था 1401 में दिलावर खां गोरी के द्वारा क्या करता, यहाँ आता और यहीं करा देता, एक यही आगे चल के कराएगा क्या कि इस मंदिर को नष्ट करके, ऊपरी भाग नष्ट करके यहाँ जैसे रहता तो विजय स्तंभ का निर्माण कराएगा, मस्जिद का निर्माण कराया देता। तो वो कराया इसी परिसर में, इसी मंदिर परिसर में जो सरस्वती भोजशाला रहा, तो वहाँ परिसर में निर्माण करा था सूर मार्तंड मंदिर, विजय मंदिर जिसको बोलते। तो ये इसलिए किस उद्देश्य से कराया, तो ये कराया था नमाज पढ़ने के उद्देश्य से। और आगे चल के जब आता इसमें 1514 में आता महमूद खिलजी वंश की स्थापना होती। तो खिलजी वंश के द्वारा क्या करता, सरस्वती मंदिर को तोड़ करके मौला मस्जिद का निर्माण कर देता। और फिर और आगे चल के जब आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों का यहाँ अधिकार हो जाता, अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज क्या करते थे कि यहाँ से 1880 के आसपास क्या किए, जो मेजर किनकेड रहा तो क्या किया था कि सरस्वती की जो मूर्ति थी तो कहाँ ले गया था, इंग्लैंड ले गया था। 1903 के आसपास जब और आगे चल के हिंदू धर्म के जितने भी हिंदू संप्रदाय के रहे, स्थानीय जितनी रियासत रहे, उन पर दबाव बनाकर क्या किए कि इनका सर्वेक्षण कराना, इनका विकास के लिए जोरदार दबाव बनाया। तब स्थानीय रियासत के जो सरदार रहे, रियासत के शासक रहे होलकर के द्वारा, इसका विकास कराया गया था। फिर और आगे चल के जब 1948 में विवाद रहता, स्वतंत्रता के बाद रहता, फिर आगे चल के 1988 के आसपास गवर्नमेंट के द्वारा इतना ध्यान नहीं दिया जाता। 2003 में धार में क्या होते, हिंदू और मुस्लिम धर्म के धार्मिक दंगे देखे जाते हैं। फिर 2016 में जैसे हाई कोर्ट के द्वारा, जो MP हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है तो वो इंदौर में स्थित है, तो उसके द्वारा क्या किया गया कि पहले जितने भी MP में थे तो बड़े बड़े जो विवादित स्थल थे धार्मिक, तो उनका ASI के द्वारा सर्वेक्षण कराया गया। तो वही वर्तमान में भी चर्चा में रहा है कि जो इंदौर की खंडपीठ रही तो उसको क्या बोला गया है, जो ASI आए और जो सरस्वती मंदिर या उसी का नाम है जैसे मौलाना मस्जिद, तो क्या करे, सर्वेक्षण करे। तो सर्वेक्षण के आधार पर जब देखेंगे तो अब ये निष्कर्ष निकाला गया है कि दोनों धर्म के लिए क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। 2024 में चर्चा में इसलिए आया 8 मार्च को कि शुक्रवार को पढ़ा, अगर शुक्रवार को न पढ़ता है ASI का वाला चर्चा में न आता,
हफ्ते में एक दिन मुस्लिम धर्म के यहाँ नमाज के लिए करेंगे गुरुवार को, और गुरुवार के दिन और एक हफ्ते यहाँ करेंगे मंगलवार या सोमवार मंगलवार को। यहाँ हिंदू धर्म अपना पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म का 8 मार्च 2000 महाशिवरात्रि जब पड़ी अभी 2024 में, तो उस दिन गुरुवार पड़ा, इसलिए दोनों के लिए विवाद का कारण बन गया। तो इसलिए एएसआई के द्वारा क्या करेंगे आप, एएसआई के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाएगा, फिर इसके बाद रिपोर्ट देगा। अब अगला आर्टिकल ये है कि एमपी में जब देखेंगे स्पार्क वाले में, स्पार्क एमपी 2024 के बारे में है, तो डिजिटल यूथ आप लोग जब देखें इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में चालू किया गया है। फिर जैसे